हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद प्रकाश। मैं अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड मास्टर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे जो हमने पिछली क्लास में क्लास 9th के मैथ में पढ़ा था संख्या पद्धति, उस पर हमने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए थे। तो कई बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर क्वेश्चंस को सॉल्व करा दीजिए। तो आज हम उन सभी क्वेश्चंस को एक एक करके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए चलिए साथ में सभी लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमेशा होता है। तो बच्चों, जैसा कि हमने आप सभी को बताया था, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में अंतर क्या होता है। परिमेय संख्या वो होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, और क्या होता है, Q जो होता है वो जीरो नहीं होता है, यानी कि इन्हें P/Q के रूप में लिखा जाता है और Q जीरो नहीं होता। ये क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। ये होती है हमारी परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या हमारी वह संख्या होती हैं जिन्हें क्या करते हैं हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। इन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे कि क्या होता है, √2 होता है, √3 हो गया। और इनको इसलिए इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता क्योंकि जो इनका दशमलव प्रसार होता है, दशमलव प्रसार मतलब क्या होता है बच्चों, जब इनको हम सॉल्व करने जाएंगे, इनका √2 का मान निकालने जाएंगे, तो एक टाइम के बाद क्या आता है, दशमलव जब लग जाता है, तो जैसे क्या है, अगर हम √2 का यहाँ पर क्या निकालें, हम यहाँ पर निकालते हैं इसका आंसर √2 का। तो यहाँ पर देखो बच्चों, भाग विधि द्वारा निकाल रहे हैं, 1 होगा, यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जब हम इसको माइनस करेंगे 1 बचेगा, यहाँ पर हमने 1 किया, +2 हो गया। फिर यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 00, तो इसको हम 4 टाइम्स लेकर जाएंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, 4 4 जा 4 चौके 16 होता है, 4 दूनी 8 1 9। यहाँ पर कितना आ गया बच्चों, 96 आ गया। यहाँ पर कितना बचेगा, 4 बचेगा, ये हो जाएगा 28। तो अब इसमें क्या है, ये जो चीज़ें हैं ऐसे निरंतर बढ़ती चली जाएंगी। ये जो है, इसका दशमलव के बाद जो भी डिजिट है हमारे, वो निरंतर बढ़ते चले जाएंगे। ना तो ये क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, और ना ही ये शांत होते हैं, कि ना ही एक ऐसा टाइम नहीं आता है कि जहाँ पर क्या होता है, ये संख्याएं पूर्ण रूप से कट जाए, ऐसा नहीं होता है। और न ही क्या होता है, ये रिपीट करते हैं। तो ये क्या होते हैं, अशांत और अनावर्ती। अनावर्ती मतलब ऐसी संख्या जो कि रिपीट नहीं होती हैं। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, अशांत और अनावर्ती। अशांत मतलब क्या होता है, ये कटती भी नहीं है कहीं जाकर, और इनका क्या होता है, रिपीटिशन भी नहीं होता है, या कि पुनरावृत्ति भी नहीं होती है, दोहराते भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अशांत और अनावृत्ति। तो हमारा जो होता है अपरिमेय संख्या होता है, उसका दशमलव प्रसार हमेशा होता है अशांत और अनावृत्ति। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, प्रत्येक परिमेय संख्या एक फिर उसके बाद डैश भी होती है। तो हमने आप सभी को एक फिगर के माध्यम से बताया था, जहां पर क्या था, रियल नंबर, यानी कि यहाँ पर क्या था, रियल नंबर, वास्तविक संख्या क्या था, वास्तविक संख्या था। वो दो पार्टों में बटा हुआ था, एक था परिमेय संख्या, एक था परिमेय, एक और क्या था, अपरिमेय था। अपरिमेय था। और परिमेय संख्या के अंदर क्या आती थी, सारी चीज़ें आती, जिसमें पूर्ण संख्या, पूर्णांक और प्राकृतिक संख्या थी। तो आपको ही पता है क्या है, जब किसी चीज़ के अंदर कोई चीज़ होती है, जैसे यहाँ पर क्या है, ये क्या है हमारा रियल नंबर है, और ये क्या है, परिमेय संख्या, यानी कि ये वास्तविक संख्या है, और ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो जो परिमेय संख्या होता है वो किसके अंदर आता है बच्चों, वास्तविक संख्या के अंदर, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वास्तविक संख्या। प्रत्येक परिमेय संख्या एक क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। तो आइए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो सबसे पहले बच्चों, आप लोग को मैं रिवाइज कराना चाहूँगा, याद दिलाना चाहूँगा कि हमने जब पढ़ा था तो वहाँ अभाज्य संख्या के बारे में आप सभी को कुछ चीज़ें बताई थी। उसमें से पहली चीज़ ये थी कि जो अभाज्य संख्या होती है उसके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं। कितने गुणनखंड होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं। यानी कि जो भी हमारा अभाज्य नंबर होता है वो 2 संख्याओं से कटता है। एक तो 1 से कटता है, 1 से, और दूसरा किससे कटता है, खुद से। दूसरा किससे था बच्चों, खुद से। यानी कि यहाँ पर क्या होगा,
इसके 2 गुणनखंड होंगे। बट यहाँ पर देखो आप जीरो का जो होता है उसका कोई गुणनखंड नहीं होता, उसका केवल एक ही होगा, 0 × 0। और 1 जो होता है 1 का केवल एक गुणनखंड होता है, वो केवल एक होता है, जिससे कि क्या होता है 1 केवल और केवल 1 से कटता है। और बच्चों जो 2 होता है वो किससे कटता है, 1 से कटता है, और खुद से भी 2 से भी कटता है। यानी कि इसके क्या होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं, यानी कि 2 गुणनखंड होते हैं। तो हमने आपको ये चीज़ें बताई थी। और 3 का भी यही होता है, 1 × 3, यानी कि ये भी खुद से कटती है और 1 से कटती है। तो ये दोनों नंबर्स क्या हैं, ये दोनों नंबर अभाज्य हैं। ये दोनों नंबर क्या हैं बच्चों, अभाज्य हैं। ये दोनों नंबर हमारे अभाज्य हैं। बट यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा, निम्नलिखित में से सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटा इसमें से कौन सा है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 हमारा सही आंसर होगा 2। उसके बाद आते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ, जिसमें लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सअभाज्य संख्याओं का है। यानी कि मैंने आपको बताया था, जहां पर हमने कंपैरिजन किया था भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और सअभाज्य संख्या, तो हमने आपको बताया था जो सअभाज्य संख्या होती हैं वो क्या होती हैं, पेयर में हमेशा आती हैं। कैसे आती हैं, पेयर में आती हैं, यानी कि 2 जोड़ों में आती हैं, ए और बी के रूप में आती हैं। ये क्या होता है, सअभाज्य। क्या होता है, सअभाज्य संख्या जो होती हैं कुछ इस फॉर्म में हमें लिखी हुई मिलती हैं। तो क्या होता है, जब इन दोनों का HCF जो होता है बच्चों, क्या होता है, HCF जो होता है ए और बी का, यदि क्या हो 1 हो, क्या हो बच्चों 1 हो, तो वो संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या होती है। क्या होती है, सअभाज्य संख्या। तो आइए देखते हैं, अगर हम 14 और 21 का यानी कि 14 और 21 कैल्शियम निकालेंगे तो हमें मिलेगा 7, 19 और 16 कैल्शियम निकालते हैं तो यहाँ पर हमको मिलता है 1। और यहाँ पर देखते हैं तो बच्चों 15 यानी 15 और 25 का एलसीएम 5 होता है और 8 और 12 कैल्शियम 4 होता है। तो यहाँ पर केवल और केवल एक ही ऐसा युग्म है, यानी कि एक ही ऐसा पेयर है जिसका HCF क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। वो कौन सा नंबर है, 9 और 16, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो बच्चों हमारा इसका आंसर क्या होगा, 9 और 16 का जो पेयर है यही हमारा क्या हो जाएगा, सअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बच्चों आप लोग को समझ में आया, तो आओ आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ, जहां पर क्या लिखा है, 3 और 4 के बीच 3 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो बच्चों परमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, मैंने आपको बताया था परमेय संख्या क्या होती है, जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। उन्हें हम बोलते हैं परिमेय संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 2 नंबर्स हैं, 3 और 4। क्या हैं, 3 और 4, यानी कि 3 और 4 2 अंक हैं। हमको क्या ज्ञात करना है, इसके बीच में 3 परमेय संख्या ज्ञात करनी है। इसको हम पहले लिखते हैं P/Q के रूप में, 3/1 हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा। तो बच्चों सबसे आसान तरीका होता है 2 संख्याओं के बीच में परमेय संख्या निकालने का। हम क्या करते हैं, दोनों संख्याओं को ऐड करते हैं। क्या करते हैं, दोनों संख्या को जोड़ते हैं। क्या करते हैं बच्चों, जोड़ते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जोड़ते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर 2 से यानी कि 2 से भाग दे देते हैं। क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने ऐसा क्यों किया। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जब 2 नंबर्स होते हैं उनको ऐड किया जाता है और फिर उसको 2 से भाग दिया जाता है, तो जो नंबर आता है इन दोनों संख्याओं के बीच का ही नंबर हमें मिलता है। क्या मिलता है, इन दोनों संख्याओं के बीच का ही नंबर मिलता है। जैसे कि हमारे पास अगर 4 और 2 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6 और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 3। ये जो 3 है बच्चों इन दोनों के बीच का नंबर है। तो इसी तरह से हम परमेय संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी हमें नंबर्स दिए होते हैं उनको ऐड करते हैं और फिर क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 3 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 + 4 हो जाएगा, ये हमारा 7। 2 से डिवाइड करेंगे 7/2, हमारा ये क्या हो गया,
3 और 4 के बीच में क्या हो गया 7/2, एक हमारा क्या हो गया, ये क्या हो गया हमारा 7/2 एक परमेय संख्या हो गया। अभी हमें 2 और निकालना है, तो क्या करेंगे, अब इन दोनों को ऐड करके इसका हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, फिर इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो एक संख्या यहाँ मिल जाएगी, एक संख्या यहाँ मिल जाएगी। आइए देखते हैं 3 + 7/2, तो इसका क्या हो जाएगा, इसको एलसीएम लेते हैं 2 होगा, यहाँ पर एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा, इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 6 हो जाएगा +7, ये हो जाएगा 6 और 7 यानी 7 और 6 हो जाएगा 13 और बटे 2, ये हो जाएगा हमारा 13/2, ये हमारा हो गया दूसरी परमेय संख्या। बच्चों एलसीएम निकालना जिसको भी नहीं आता है, हमारी बेसिक क्लास मैथ की डली हुई है इसी यूट्यूब चैनल पर, आप वहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ निकालना बहुत ही अच्छे से बताया गया है, डिटेल में पूरा बताया गया, एक एक चीज़ों को लिख कर समझाया गया है, आप वहाँ पर उस वीडियो को देख सकते हैं। फिर अब क्या करते हैं बच्चों, इन दोनों का हम क्या करते हैं ऐड करते हैं, क्या है 7/2 + 4, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, ये 7 होगा, ये 8 होगा, ये क्या हो जाएगा 8 7 15/2, ये क्या हो जाएगा 15/2, ये क्या था हमारा बच्चों, ये हमारा था पहला परमेय संख्या, ये था हमारा दूसरा, और ये क्या था तीसरा। तो हमने यहाँ पर तीनों परमेय संख्या निकाल ली हैं, 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में हमने यहाँ पर 3 परमेय संख्याएं निकाल ली हैं। तो बच्चों अगर आपको ऐसे बोल दिया जाए कि इसके बीच में 10 परमेय संख्या निकालिए, तो आप क्या करेंगे, फिर से इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, फिर इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, इन दोनों, ऐसे क्या करेंगे हम क्रम वाइज एक एक चीज़ों को करते चले। आप किसी का भी ऐड करके वहाँ पर 2 से डिवाइड कर सकते हैं जो कि इनके बीच में हो। और हम यहाँ पर ये देखते हैं कि हमको आसानी कैसे होती, जैसे मैंने पहले इसका निकाला था, अगर इन दोनों को निकालते तो भी हमारे बीच में यहाँ पे एक नंबर आ जाता, बट ये क्या था, यहाँ पर थोड़ा ये 4 था, यहाँ पर 7/2 था, तो यहाँ पर क्या था फ्रैक्शन वैल्यू केवल एक ही थी, तो हमें थोड़ा आसानी होती थी, इसलिए हमने इसको किया। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा इसका आंसर हो जाएगा, इसका हमारा आंसर होगा, ये रहा हमारा आंसर, क्या हो जाएगा, पहली है 13/2 और दूसरा है 7/2, तीसरा क्या है 15/2, ये रहा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो बच्चों आप सभी को समझ में आया किस तरह से हम किन्हीं दो संख्याओं के बीच में परमेय संख्याओं को ज्ञात करते हैं। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के पास शेयर करो, ताकि सभी लोग इस तरह के एक्सप्लेनेशन अच्छे से देख सकें, जहां पर सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाया जा रहा है। आइए देखते हैं इसके बाद का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, संख्या 1 को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ना तो अभाज्य और ना ही भाज्य, अभाज्य और भाज्य दोनों। तो आइए बच्चों हम पहले इसको देखते हैं। पहले जैसे कि इसके पहले ही मैंने आपको बताया था कि भाज्य और अभाज्य संख्या क्या होती हैं। जो अभाज्य संख्या होती हैं, जो क्या होता है बच्चों, अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या होती है, उसके कितने फैक्टर होते हैं, उसके गुणनखंड कितने होते हैं, उसके गुणनखंड 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम 1 का गुणनखंड करेंगे तो 1 का केवल क्या होता है, एक ही गुणनखंड होता है, यानी कि यहाँ पर क्या है, एक ही गुणनखंड है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। फिर उसके बाद देखते हैं भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या के लिए हमने आपको क्या बताया था, भाज्य संख्या के लिए हमने बताया था, इसमें क्या होते हैं, इसमें होता है बच्चों, इसमें या फिर इसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। तो बच्चों आप देखोगे 1 का हमने गुणनखंड किया था, यहाँ पर केवल एक ही फैक्टर थे, एक ही गुणनखंड थे, तो ये भाज्य संख्या भी नहीं होगी। इसका मतलब ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है बच्चों, सही है। आइए चलो देखते हैं अब इसके बाद का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बच्चों, 30 और 40 के बीच की सभी अभाज्य संख्या लिखें। क्या कह रहा है, 20 और 40 के बीच की सभी अभाज्य संख्याएं लिखिए।
तो बच्चों अभाज्य संख्या हम कैसे लिखते हैं या फिर हमको कैसे पता चलता है कि अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो स्वयं से कटती हैं और 1 से कटती हैं। तो आइए देखते हैं। 20 के बाद क्या आता है? 21 आता है। 21 का आप फैक्टर देखेंगे तो 1 होगा, 3 होगा, 7 होगा, तो ये नहीं होगी। फिर उसके बाद क्या आता है? 22, तो 22 का भी क्या होता है? 11, 2 और 1 होता है, ये भी नहीं होगा। तो आप ऐसा आप समझ लीजिए जो क्या होते हैं पहली बात तो जिनके क्या होते हैं लास्ट में, जिस नंबर के लास्ट में क्या होता है बच्चों? जिस नंबर के या संख्या के, जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 8, 6 ये पांचों अंक आते हैं। ये पांचों अंक अगर होते हैं तो क्या होते हैं? वो होते हैं भाज्य संख्या। क्या होते हैं? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या केवल और केवल हमें डिजिट, जो हमारा क्या होता है डिजिट, यानी कि अंक 2 को छोड़कर, क्योंकि बच्चों 2 एक ऐसा नंबर है जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, 1 और 2। तो इसको छोड़कर बाकी जितनी भी संख्याएं होंगी, जितने भी नंबर्स होंगे जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 8 या 6 आएगा, वो क्या होंगी? भाज्य संख्या होंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इसके बीच में कितनी ऐसी संख्याएं आएंगी जिसमें क्या होगा? लास्ट में 2, 4, 8 या 6 होगा। तो पहले 22, फिर 24, 26, 28, फिर आएगा 30, 32, 34, 35, 36, 38 और 40। ये सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे? भाज्य हो जाएंगे। तो इनको छोड़ते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर 21 हमने देख ही लिया था। अब क्या 23 देखते हैं, फिर 25 देखते हैं, 27 देखते हैं, 29 देखते हैं, फिर उसके बाद 31, 32, 33, 35, 37 और 39। अब बच्चों देखते हैं, देखो यहाँ पर क्या है? 23 है। 23 का केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, 1 और 23। अब यहाँ पर 25 आता है। 25 बच्चों किससे कटता है? देखो जो क्या होता है जिसके लास्ट में 0 और 5 होता है वो किससे कट जाते हैं बच्चों? वो 5 से भाज्य होते हैं। क्या होते हैं? 5 से भाज्य होते हैं। तो यहाँ पर क्या है? 5 को छोड़कर जिस संख्या के क्या होगा? जिस संख्या के अंत में 5 आएगा, वह क्या हो जाएगा? वह भाज्य होगा। क्या होगा? भाज्य होगा। वो क्या हो जाएगा बच्चों? भाज्य हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है? 35 ये भी क्या है? भाज्य है। 25 ये भी भाज्य है। तो ये दोनों भी नंबर क्या हो गए? छूट गए। अब देखो क्या देखते हैं? 27 किसका होता है? 1 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 9 से भी कटता है और 27 से भी कटता है। इसके क्या हो गए? 4 भाज्य हो गए, 4 गुणनखंड हो गए। तो ये भी क्या है? भाज्य संख्या है। 29 पे आते हैं। 1 × 29 इसके क्या है? केवल और केवल 2 गुणनखंड है और इसके भी 2 गुणनखंड है। उसके बाद 31 पे आते हैं। तो 31 के भी 1 × 31 केवल 2 ही भाज्य होते हैं। और 33 के आते हैं तो बच्चों इसका क्या होता है? 3 होता है, 11 होता है और फिर क्या होता है? 1 होता है और खुद 33 होता है। तो ये भी क्या है? भाज्य है। 35 आते हैं। 1 × 35 यानी कि इसके केवल 2 हैं। 35 होगा और इसके क्या होते हैं? 7 और 5 भी होंगे। तो ये क्या है? ये भी भाज्य है। और फिर 37 आता है। 37 और 1 केवल यही होते हैं। और 39 के क्या होते हैं? 39 के क्या होते हैं बच्चों? 3 होता है और फिर उसके बाद क्या होता है? 1 होता है और 39 होता है। इसके भी क्या होते हैं? 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। तो हमें यहाँ से क्या मिला? तो आइए देखते हैं हमें यहाँ से क्या मिला। हमें यहाँ से कौन कौन से नंबर मिले हैं जो क्या थे बच्चों? अभाज्य थे। तो हमें यहाँ से मिला है, पहला नंबर मिला था 23। पहला नंबर क्या मिला था? 23। उसके बाद मिला था 29, उसके बाद मिला था 29, उसके बाद मिला था 31, उसके बाद क्या मिला था बच्चों? हमें मिला था 37। क्या मिला था? 37 मिला था। 39 भी कट गया था।
तो हमें कितने नंबर्स मिले? टोटल 4 नंबर। कितने नंबर्स मिले बच्चों? केवल और केवल 4 नंबर मिले, जो कि क्या थे? 20 और 40 के बीच में अभाज्य संख्याएं थी, वो केवल हमें 4 संख्या यानी कि 4 नंबर मिले हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 23, 29 और 31, 37। तो आइए देखते हैं इसके बाद का क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 यानी प्रश्न संख्या 8 और लास्ट क्वेश्चन क्या था? सह अभाज्य संख्याओं को परिभाषित कीजिए तथा कोई 2 व्यवहारिक उदाहरण दीजिए। तो बच्चों सह अभाज्य, जैसा कि मैंने आप सभी को इसके पहले थोड़ा पहले बताया था जब क्वेश्चन आया था, कि इसमें से कौन कौन से संख्या क्या हैं? अभाज्य हैं, सह अभाज्य हैं। तो जहाँ पे पेयर था वहाँ पर क्या था? एक पेयर था, तो हमने वहाँ पे आपको बताया था कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? सह अभाज्य संख्या वह संख्या होती हैं जिनका HCF क्या होता है? HCF जिन दो संख्याओं का HCF क्या होता है? 1 होता है। यानी कि अगर A, B है और इन दोनों संख्याओं का HCF अगर क्या है? HCF यानी कि मासा जो होता है क्या है? 1 है, तो वो क्या हो जाएंगी? हमारी सहअभाज्य संख्या हो जाएंगी। तो इस तरह की हम कोई भी नंबर ले, जैसे कि क्या है? 4 है और उसके बाद क्या है? 9 है। एक नंबर हमारा ये हो गया और दूसरा क्या होता है? मान लो हमने क्या ले लिया? 11 और 13। ये 2 नंबर्स के पेयर हैं। ये क्या हैं? पेयर्स हैं, 2 पेयर्स हैं जो कि क्या हैं? सहअभाज्य हैं। क्या हैं? सहअभाज्य हैं। तो सहअभाज्य की परिभाषा आपको पता ही चल गई, क्या होती है? उन दो संख्याओं का पेयर या फिर क्या होता है? युग्म होता है। उन 2 संख्याओं का युग्म जिनका HCF क्या होता है? 1 होता है, यानी कि मासा 1 होता है, उसको हम क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। उन दोनों संख्याओं को सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। तो बच्चों इसी के साथ हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं और हमारी आज की क्लास यहीं से ख़त्म होती है। तो हम बस आपसे यही कहना चाहेंगे, यदि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, हमारी जो भी समझाने का तरीका है अगर आपको अच्छा लगा है, तो आप अपने दोस्तों को शेयर करिए और आप भी चैनल को सब्सक्राइब करिए और सभी छात्रों को इसको शेयर करिए ताकि सबको अच्छी से अच्छी शिक्षा मिल सके। इसी के साथ बच्चों धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।